सिटी ही नहीं, नवलगढ़ अब पायलट शहर भी बन चुका है। इस उपलब्धि में मुख्य रूप से यहाँ की हवेलियों का बड़ा अहम रोल है, लेकिन एक युवा ऐसा भी है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी रिसर्च से इस कला के अध्ययन को एक शिक्षा के रूप में फैलाया है, जिसकी सर्वे करने आए इंजीनियर भी प्रशंसा करते हैं, जिसने अपने फ्रेस्को पेंटिंग ही नहीं अपितु भारत और 14 देशों की कलाओं पर भी अध्ययन किया है। नवलगढ़ की हवेलियों की बारीकियों व धरोहर को गहराई से समझा है। आज हम बात करते हैं खास मुलाकात में शंकर आर्टिस्ट से। नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। आज हम खास शख्सियत से मिलते हैं और वो शख्सियत ऐसी है जो अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको वो कला दी है जिसका कदरदान आज भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व है। शेखावटी में पर्यटन को बढ़ावा देने को उनकी पेंटिंग्स की बड़ी चर्चा होते हैं। वो पेंटिंग जो फ्रेस्को से प्रेरित है, जो फ्रेस्को जैसी पेंटिंग है, जो हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है और जिसको हम नहीं अपितु पूरा पर्यटन निहारता है, पर्यटक निहारते हैं। जी हाँ, हम मिलते हैं आज नवलगढ़ के जगुबा ढाणी के 24 साल के ऐसे नौजवान से जिसको लोग कहते हैं शंकर सैनी, और वाकई हम उनकी कला का आज करेंगे सम्मान खास मुलाकात में। शंकर जी सैनी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। एक छोटी सी उम्र, 24 साल की उम्र जी, और इतना एक सफ़र, लंबा सफ़र आपने तय कर लिया है। कहाँ से प्रेरणा मिली? भगवान ने ये कला आपको क्या पहले से मिली? क्या है इतिहास? जी, बचपन से इस पेंटिंग बनाने का शौक था, लेकिन मेरे दादाजी श्री कजोड़मल सैनी, उन्होंने कहा कि भाई अगर पेंटिंग बनाओ तो भविष्य में ऐसी बनाओ कि लोग उनको याद रखें। तो मेरा इंटरेस्ट शेखावाटी में, नवलगढ़ में कई हज़ारों हवेलियाँ बनी हुई हैं, तो धीरे धीरे इनके प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया और पेंटिंग बनानी चालू कर दी। लेकिन समय के साथ पेंटिंगों में और डेवलपमेंट होता गया, लोगों से सीखता गया, बनाता गया। कुछ समय बाद देखा कि लोग इस पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मैंने दादाजी को कहा कि मैं कैसी फील्ड में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या इन लोगों को इनको पसंद करेंगे इस चीज़ को। तो दादाजी ने कहा कि भाई लगे रहो, समय दो इस चीज़ को, आगे ना आगे इस पीढ़ी इसकी कदर करेगी, आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हम लोगों ने, जो बुजुर्गों ने जो हमें दिया है, हम उससे खोते चले जा रहे हैं। कजोड़मल जी आपके दादाजी थे जी। उन्होंने आपको प्रेरित किया या कहीं ना कहीं आपके मन में थी कि आप इस पेंटिंग को अपना कैरियर बनाएं? जी, जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसके सामने शिव जी का मंदिर था, वहाँ एक हवेली थी। उस हवेली पे हज़ारों पेंटिंगें बनी हुई हैं जो आज घेर का मंदिर के नाम से फेमस है। उसमें पुरानी स्कूल थी, जगदीश द्वारिकाधीश नाम था स्कूल का। उन पेंटिंगों को देख के मैं बनाने लगा, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना कि क्यों ना मैं बनाऊँ। कुछ टूटी फूटी सी पेंटिंगें बनानी चालू की, उसके साथ ही इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ा तो लोगों से पूछताछ की और कैसी पेंटिंगें बनानी चाहिए। दोस्तों की टोली बना के स्कूल से गलती मार के हवेलियों के चारों तरफ घूमना, उनकी पेंटिंगें बनाना, उनके कार्य करना, उनकी जानकारी इकट्ठा करना। 2004 से इनके प्रति जानकारी इकट्ठे करनी चालू कर दी। क्या उम्र होगी उस समय 2004 में, जिस समय आप स्कूलों से बंक मार के पेंटिंग के पीछे लगे? जी, उस टाइम मेरी एज थी करीबन 10-12 साल। बहुत बढ़िया, 10-12 साल की उम्र में। जी, उस टाइम जैसे कि मैंने उस टाइम से चालू किया कि पेंटिंग के बारे में नॉलेज कैसे इकट्ठा किया जाए। फिर जैसे नॉलेज बनता गया, शेखावाटी में अलग अलग जगह घूमता रहा। फिर और ज़्यादा इच्छा हुई कि क्यों ना अपन भारत घूमें, भारत के लगभग जगह को देखें, जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी लें। तो 2009 से लेके 11 तक के बीच में मैंने इंडिया का लगभग हर जगह कवर किया है, जहाँ पे मैंने अलोरा, अजंता, साउथ के मंदिर, विजयनगर, आज राजस्थान में कई किले वगैरह सबको देखा। देखने के बाद में ऐसा लगा कि फ्रेस्को जो पेंटिंग बनी हुई है वो शेखावाटी का एक रोचक है। शेखावाटी की जो फ्रेस्को एक रोचक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग शैली में पत्ती बनी हुई है, कुछ फ्रेस्को हैं वो बड़े ही रोचक तरीके से बनी हुई हैं। साथ में यहाँ पे जो पेंटिंगें बनी है वो धर्म ग्रंथों के रिलेटिव बनी हुई है। तो जैसे जैसे भावनात्मक रूप से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कहीं पे कृष्ण जी की रासलीलाएँ हैं, कहीं पे धर्म ग्रंथों की हैं, कहीं पे फूल पत्तियों की बनी हुई हैं, यहाँ तक कि जीव विज्ञान के रिलेटिव भी पेंटिंगें बनी हुई हैं। कुछ हवेलियाँ जिन पे जीवों के रिलेटिव पेंटिंगें बनी हुई हैं, कहीं पे जैसे कि 2 ऊँट वाली पेंटिंगें बनी हुई हैं। आज अपन देखते हैं कि रेलगाड़ी, एरोप्लेन को आए कुछ टाइम हुआ है, लेकिन नवलगढ़ के अंदर करीबन 150-200 साल पुरानी हवेलियों पे एरोप्लेन वगैरह की पेंटिंग, रेलगाड़ी की पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग जो बनी हुई है, तो उनको देख के लगा कहीं ना कहीं इस पेंटिंग को लोग ला रहे हैं, कहीं से तो आ रही है ये चीज़। लोग यहाँ पे जो थे वो व्यापारी लोग आने लगे, पेंटिंग को बनाने लगे, और हज़ारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में आज पेंटिंग बनी हुई है। मैंने शेखावाटी के अंदर करीबन 2.5 से 3 लाख फोटो का कैप्चर किया है, जिनमें अलग अलग तरह की पेंटिंगों को देखा है, परखा है, ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा की। फिर ऐसा लगा कि क्यों ना इनके बारे में जानकारी और जुटाई जाए, तो इसके लिए मैंने पुराने ग्रंथों की जानकारी इकट्ठा करना चालू की। तो मेरे को पुराने ग्रंथ थे जो हस्तलिखित ग्रंथ थे, उनके अंदर जानकारियाँ मिली
कि भाई कहीं राम जी की पेंटिंग, कहीं सीता जी की पेंटिंग, तो एक बेस आने लगा पेंटिंगों में। शेखावाटी की जो फ्रेस्को पेंटिंग थी इनमें एक बेस आने लगा। कहीं पे राम जी की पेंटिंग, कहीं पे किसकी पेंटिंग बनी हुई है, तो उनको क्रम वाइज में अपने हिसाब से बनाने लगा। उनका टॉपिक जो अपने रिसर्च टॉपिक था उसमें डालने लगा धीरे धीरे। फिर बनाते बनाते आज करीबन 10 साल के समथिंग हो गए हैं। पूरा शेखावाटी का रिसर्च प्रोजेक्ट है मैंने तैयार कर रखा है, जिसके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग है, शेखावाटी का आर्किटेक्चर इतिहास, कि यहाँ से एक आल्पिन से लेके बड़े बड़े क्या औजार काम मिले गए फ्रेस्को पेंटिंग के अंदर, वो सब का विवरण। तो शंकर जी, आप इस तरह का आपने अपने करियर की शुरुआत की है जी। अब आने वाले दिनों में फ्रेस्को पेंटिंग के लिए विशेष रूप से आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाना चाहता हूँ फ्रेस्को पेंटिंग को लेके, जो वही तरीका हो, वही पुराने वाला तरीका हो। देखो, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुराने कलाकारों ने हमें दिया है 100%, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम लोग 85% ये फ्रेस्को पेंटिंग दोबारा देंगे लोगों को। नहीं, किस तरह देंगे, और क्या इस तरह के प्रयास सरकारी स्तर पर, या जिस तरह शेखावाटी में कई बड़े घरानों ने पर्यटन को जिंदा रखने के लिए फ्रेस्को के नाम पर ये कहा है कि हम फ्रेस्को को भी जीवित रख रहे हैं, क्या वो सब मिथ्या है? नहीं, वो फ्रेस्को, देखो पहली बात तो आज फ्रेस्को बन नहीं सकती है। कोई व्यक्ति बनवाए तो एक पेंटिंग अपना 2x4 की अगर फ्रेस्को पेंटिंग बनवाते हैं तो कम से कम उस पर लाखों रुपए का खर्चा है। अच्छा। अगर एक हवेली को अपन रिन्यू करवाते हैं तो अरबों रुपए चाहिए। ये देखो, क्योंकि उसमें पुराने स्टोन कलर चाहिए होते हैं, पुरानी मिट्टी वाले कलर चाहिए होते हैं, यहाँ तक कि पुराना टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो आज के आर्टिस्टों के पास नहीं है। नहीं, ये आंकड़े कहाँ से आपने जुटाए? आप जो कह रहे हो कि करोड़ों रुपए एक पेंटिंग में चाहिए। नहीं, एक हवेली को, एक विशाल की हवेली को रिन्यू करवाने के लिए। आज एक हवेली को, आज मैं फ्रेस्को पेंटिंग बना रहा हूँ, एक म्यूजियम बना रहा हूँ जिसमें वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं 3x4 की पेंटिंग बनाता हूँ, पूरी तैयार करता हूँ, तो उस पर लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। नहीं, एक फ्रेस्को पेंटिंग A4 साइज का पेपर मीन्स, या कहीं फिर दीवार वॉल, तो कहाँ ये सही फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ परिभाषित होती है, कहाँ वास्तविकता में ये फ्रेस्को पेंटिंग? जी, देखो पहली बात तो ये कि फ्रेस्को पेपर पे नहीं बनती है, फ्रेस्को वॉल पे बनती है। और उसमें पुराना, जैसे अपने पुराने ऑर्गेनिक चीज़ होती है, गाय का मलमूत्र वगैरह, पुराने स्टोनों का कलर वगैरह, मिट्टी कलर वगैरह, उनके जो थेरेपी, उनके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है। आज अगर मेरे को कोई फ्रेस्को पेंटिंग बनानी है तो 1 महीने पहले मेरे को उसकी प्रोसेस, 3 महीने पहले उसकी प्रोसेस चालू करनी पड़ेगी, जो आज के समय में लोग इंतजार नहीं करते हैं। अगर वो किस तरह का प्रोसीजर होगा? जी, कलर वगैरह को गलाना, उनके पकाना, जो पत्थर स्टोन आते हैं उनको पीसना, आज ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि करने लगे तो उसमें करीबन महीनों लग जाए। पत्थर घुटाई से कलर को तैयार करना, खड़िया बनाना, पत्थर को ज़मीन में दबाना, उसकी जो ग्रेविटी होती है वो ख़त्म करना, फिर उसको काम में लेना, चुनने की प्रक्रिया काम में लेना, गाय के मलमूत्र से कलरों का मिश्रण कैसे अलग किया जाए, कैसे इनको बनाया जाए, कैसे इनको वही तरीका दोबारा दिया जाए। कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिसके चमक के लिए यूज किया जाता है, कुछ पुराने जैसे कोड़ी वगैरह, इनका गलाना, इनको बनाना, ये एक लंबी प्रोसेस है इसमें। अगर आज मैं एक फ्रेस्को पेंटिंग बनाना चाहूँ तो मेरे को 1 महीने पहले इसकी सामग्री पहले तैयार करनी होगी, उसके बाद में मैं आज इसकी फ्रेस्को पेंटिंग बना सकता हूँ। जहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है जी, उसके सामने एक हवेली म्यूजियम है। जी। डॉक्टर होतचंद नाम का एक बड़ा नाम था जो फ्रेस्को पेंटिंग को जीवित रखने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। कहीं प्रेरणा बने आपकी? जी, ज़रूर बनी है। सीखने को मिला उनसे? जी, सीखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने पुराने काम को दबाया नहीं था, उन्हें उन्हीं काम को दोबारा रिन्यूअल किया। हमारे शेखावाटी में नहीं, हमारे नवलगढ़ में 65-70 पेंटिंगों की बॉर्डर है, जो काम किया उन्होंने उन्हीं को रिन्यूअल किया। आज के आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं कि हवेलियों की तस्वीरें लेते हैं, पहले पूरे पे ऑयल पेंट करवाते हैं, प्लास्टिक पेंट करवाते हैं, फिर इनको दोबारा रिन्यू करते हैं, जो नामुमकिन काम है। क्यों ना इतना खर्चा कर रहे हैं तो उन्हीं पेंटिंगों को दोबारा रिन्यू करें, उन्हीं पे वो कलर काम में ले, उन्हीं पे जो भी था टूटा फूटा उसी को सुधारें। लेकिन आज के आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पूरी हवेली को दोबारा कलरिंग करके फिर उन पेंटिंगों को बना रहे, जो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। डॉक्टर होतचंद जी अभी शायद एक्सपायर हो चुके हैं जी, लेकिन वो मोरारका परिवार से जुड़े हुए थे। मोरारका म्यूजियम क्या इस चीज़ का गवाह है कि वाकई वहाँ फ्रेस्को पेंटिंग? जी, मोरारका म्यूजियम में फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। मैंने इसका, हमारे यहाँ आर्टिस्ट है जिसका नाम है यूनुस खान, उनके साथ मिलकर मैंने इसकी जांच की थी, इसकी रिपोर्ट बनाई थी कि यहाँ पे फ्रेस्को है कि नहीं है। तो हम लोगों ने पाया कि फ्रेस्को काफ़ी पेंटिंगें बनी हुई हैं। काफ़ी लोग भी उन्होंने पूछा कि फ्रेस्को कौन सी है, अलग अलग पत्ती वाली कौन सी है, इनकी प्लास्टर की प्रक्रिया क्या है, तो मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन करके बताया। क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से पहले कमरे की सिकाई करना, फिर वगैरह करना, आजकल वो थेरेपी तो है नहीं है। प्लास्टर को रोकने के लिए आज चूने की थेरेपी नहीं है। आज अगर किसी वॉल की मरम्मत करवाते हैं तो शाम को चूना लाते हैं, सुबह तक वॉल तैयार कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पहली बात तो पहले के जो कलाकार थे वो कला दे रहे थे तो सिर्फ रोटियों के लिए दे रहे थे, उन्हें खाने के लिए दिया जा रहा था। जिस कलाकार जितने महीने उस हवेली में काम करेगा, उस मालिक के यहाँ काम करेगा, उतने दिन वो उसका खाना खाएगा। जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ था खाने की, और जो व्यक्ति खाना के लिए काम करेगा वो इतनी जल्दी पेंटिंग नहीं बनाएगा, वो धीरे धीरे रिन्यूअल करेगा पेंटिंगों को, कि मैं इस पेंटिंग में जितना ज़्यादा वक्त लगाऊंगा
उतना ही ज़्यादा मेरे को खाना मिलेगा। तो उसमें एक निखार होता, एक क्रिएटिविटी आती। आज अजंता अलोरा के जो मंदिर बने हुए हैं, जो अपने इसमें देलवाड़ा में जैन मंदिर बना हुआ है, उसमें इतनी संगमरमर की तगड़ी कढ़ाई की गई है जो सिर्फ खाने के लिए की गई थी। इसकी खाना मिलेगा। बहुत रोचक जानकारी। पहले का इतिहास जिस तरह आप कह रहे हैं, खाना एक के आधार जी, पर खाना, जीर्णोपार्जन हुआ करता था, उसी दौरान वो नक्काशी है ना, वो निखर के थे। आज शेखावाटी में करीबन 100-150 साल पुरानी कुछ हवेलियाँ जिन पे फ्रेस्को भी लुप्त हो गई है, उनका कलर उठ गया है, लेकिन आज उनकी जो उकेरने की शैली है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। कैसे लगे कि जैसा उभरा हुआ नहीं, गुदा हुआ। एक हारपून होता था नुकीला, जिसे अपन ने स्ट्रिक नाम का होता था, वो नुकीला यूं मुंडावा, तो उसे वो उकेरते थे, मुंडार करते थे। एक देवनागरी लिपि में उसे मुंडार बोलते हैं। किसी पेंटिंग को करने से पहले उसको मुंडार करना, नुकीली चीज़ से मुंडार करना, फिर उस पर आला सीला कलर करते थे। उस चूने ही क्या है, चूना हज़ारों सालों तक पकता है, उसकी क्रिएटिविटी हज़ारों सालों तक चलती है। कई बार हम देखते हैं पुरानी हवेली वगैरह में, गढ़ वगैरह में जाते हैं, बारिश होती है तो चूने में की महक आने लगती है। वो इसी का प्रमाण है। क्या चूने में महक क्यों आती है? आज सीमेंट में क्यों नहीं आती है, चूने में क्यों आती है? क्योंकि चूना अपनी सदियों तक अपनी प्रक्रिया चालू रखता है। बहुत सुंदर रोचक जानकारी हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। बहुत रोचक जानकारी शंकर जी सैनी साहब से जानते हैं, उनसे पेंटिंग की दुनिया की और वो सच्चाई जिससे आज तक आप अछूते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं। बड़ी हमें खुशी है आज शंकर जी आपसे बात करते हुए। खास मुलाकात में कई मेहमान से हम मिलते हैं, लेकिन आज एक कला का हम कैसे भी है, इस खास मुलाकात में हम ये मानते हैं कि कला ही नहीं, लोगों की प्रेरणा है। जी जरूर। और निश्चित रूप से आप छोटी सी उम्र में जो आपने मुकाम हासिल किया है, लोगों के लिए नहीं, अभी तो मुझे भी इस बात का गर्व है कि जिस शहर से आप आते हैं उस शहर से मेरा भी संबंध है। जी सर। तो चलिए हम आप आगे बात करते हैं। जी सर। फ्रेस्को पेंटिंग एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। फ्रेस्को पेंटिंग पर फिल्में भी बनी है। जी सर। लव आजकल, हाँ, काफी सैफ अली खान, दीपिका है। पादुकोण की फिल्म थी। तो उस फिल्म को मुझे देखकर अगला सवाल मैं उससे जोड़ता हूँ कि फ्रेस्को पेंटिंग की विश्व के जो पर्यटक है वहाँ भी बहुत बड़ी डिमांड है। जी सर, आज दुनिया के अंदर कई ऐसे म्यूजियम हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। ये देखिए सर, ये फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। वाओ, ये देखिए, ये पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग जी ईसा मसीह के हैं जो चर्च के अंदर बनी हुई हैं। जी, विदेशों में नहीं, विदेशों में भी फ्रेस्को पेंटिंग। आप हमें एक्सप्लेन करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखना चाहिए। ये देखिए सर, ये ईसा मसीह जी से संबंधित, ये ईसा मसीह के जीवन के संबंधित पेंटिंग है, उनकी जीवन की प्रक्रिया है।
लोगों ने कहा कि ये आप देख सकते हैं और उनका हमारे जीवन पूरा चित्रण इसमें पूरा किया गया जीवन चरित्र दिखाया किया गया है। लोगों के कैसे तो उनको ये फ्रेस्को पेंटिंग है। जिस तरह ये फ्रेस्को पेंटिंग, तो जो ये जो पेपर है वो कौन सा हुआ? जी ये हार्ड पेपर पे इस पेंटिंग को रिन्यूअल किया गया है, क्योंकि दीवारों से पेंटिंगें उठाई नहीं जाती हैं जी। उनको पेपर रिन्यूअल किया जाता है जी। आज अपन इसके अलावा कई मॉस्को में चेंबर वगैरह हैं जिनके अंदर फ्रेस्को पेंटिंगें बनी हुई जी। हैं, वहाँ पे आज भी पेंटिंगों में दरारें चल रही हैं। तो आर्टिस्ट का मानना है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, वो कहाँ वो तरीका है जिसको इसको दोबारा बचाया जा सके। आज इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड है कि इस पेंटिंग को कैसे रोका जा सके। तो कौन से तरीके हैं? शंकर सनी क्या कहता है कि वाकई ये तरीका है, जिस तरह आपने पहले भी बताया है? सर मैं एक छोटी सी थेरेपी बताना चाहूँगा, पूरी तो नहीं करूँगा लेकिन कुछ बताना चाहूँगा। चुनने की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। पहले की पेंटिंग में क्या था कि जैसे चुना को गलाने की प्रक्रिया थी वो 6 महीने पहले, जब कोई मालिक हवेली बनाना चालू करता तो 6 महीने पहले चुने की गलाने की प्रक्रिया चालू हो जाती। दूसरा, ज़मीन से चूना जब निकलता और उसकी घुटाई होती थी तो वो बेलों के द्वारा उसकी घुटाई की जाती थी। उसमें कोई आधुनिक चीज़ नहीं थी, तो उसकी जो क्लियरिटी थी वो बनी रहती थी। लेकिन आज चूने में ऐसा नहीं, आज चूनों को मशीनों द्वारा पकाया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, तो उसकी जो क्लियरिटी है वो ख़त्म, उनका जो चिकनाहट है वो पूरी की पूरी लुप्त हो रही है। दूसरी बात, पहले जो ईंटें बनती थी उनमें नमक की प्रक्रिया नहीं थी। आज ईंटों पकाने के लिए नमक डाल रहे हैं, खोर डाल रहे हैं, बोलते हैं कोयला डाल रहे हैं, तो जो इनमें खार होता है वो खार की वो पेंटिंगों में नहीं था, तो पेंटिंग के नीचे नहीं गिरती। आजकल किसी चीज़ का ऐसे चुनने का प्लास्टर कर दे तो साल भर में नहीं निकालेगा, 2 महीने में नीचे का नीचे आ जाएगा। अब अगर आज मैं उसी चुनने की प्रक्रिया से अगर किसी पेंटिंग को कंप्लीट करता हूँ और उस पर मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो 2 महीने में वो पेंटिंग नीचे गिर जाएगी। लेकिन पहले ऐसी प्रोसेस नहीं थी। पहले चूने के अंदर गोंद वगैरह, गुड़ वगैरह, कई ऐसी थेरेपियाँ थी, लॉन्ग टाइम का प्रोसेस था। उसमें उसकी घुटाई करना, शंकों का मिश्रण डालना, उसको सिकाई करना, मतलब किसी एक वॉल तैयार करने के लिए उसमें 6 प्रोसेस थी। 6 प्रोसेस के बाद में एक पेंटिंग वॉल चित्र के लिए तैयार होती, फ्रेस्को के लिए तैयार होती। लेकिन आजकल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आजकल लोग इस तरीके को नहीं बना रहे। एक तो पहले ज़्यादा कॉस्टली है तो किसी बनाना नहीं चाह रहा, दूसरा लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ बस की नहीं होती उसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इस चीज़ को लेके लोग आज 3D पेंटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, मॉडर्न आर्ट, कल्चर आर्ट इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आज फ्रेस्को पेंटिंग है, जो इंडिया का कल्चर पेंटिंग है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। जहाँ तक मैंने इंडिया में इस चीज़ को देखा है, जहाँ लुप्त हो रहा है, लोग वह शौकिया के लिए, बिजनेस के लिए चीज़ को बना रहे हैं, बेच रहे हैं। लोगों को मोटिवेशन कि जैसे धर्म ग्रंथों से पेंटिंग है, आज इसी पीढ़ी को लेके, इसी को लेके लोगों का धर्म ग्रंथों की कोई ध्यान नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि धर्म ग्रंथ क्या है, रामायण क्या, महाभारत, किसी को अपना टाइम ही नहीं है। सब टेक्नोलॉजी में लगे हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ सकें, जो दिनचर्या को बदल सकें, अपना ज्ञान ले सकें, नॉलेज बांट सकें। लोगों में कोई टाइम नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बुजुर्गों से हमें सीखने को मिलता। आज की पीढ़ी 60 साल की उम्र भी नहीं निकालती है। मेरे दादाजी थे 97 साल के थे, मेरे दादाजी की भाभी जी थी 115 साल की एक्सपायर हुई थी। तो मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हमेशा मेरे दोस्त मेरी एज से डबल रहे, मैं उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता। नवलगढ़ के कारीगर थे, भैरूलाल जी थे, और भी कई कारीगर थे जिनसे मैं मिला, उनके एक्सपायर होने से जानकारी इकट्ठा की। लेकिन आज हम जब बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे करते, तो अपन बोलते हैं ये बकवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने समय खाया, उसको पता है क्या सही है क्या करता है। लेकिन आज की पीढ़ी इसमें कंपेरिजन नहीं है। माना है जी जरूर जरूर। आज उन्हीं के आशीर्वाद से इस फील्ड तक पहुँचा हूँ। फ्रेस्को पेंटिंग के अलावा कौन कौन सी वो पेंटिंग है जो इस कला में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती है, पेंटिंग्स को जिंदा रखती है? जी देखो, 3D मॉडर्न आर्ट भी अपनी जगह एक अलग पहचान है उसकी, लेकिन वो आज के समय के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक देखो, मैंने अपना समय व्यतीत किया है, मैंने कल्चरल पेंटिंगों पे अपना समय व्यतीत किया है। मैं चाहता हूँ कि जो अपना धर्म ग्रंथ था वो लोगों के सामने दोबारा आए, लोग धर्म ग्रंथों को समझे, उनका चित्रण समझे। जो पेंटिंग बनी हुई थी, रामायण की बनी हुई थी, सीता विवाह की बनी हुई थी, अयोध्या के बारे में बनी हुई थी, मद भागवत गीता पे बनी हुई थी, लोग उनका चित्रण दोबारा देखें। हमारे देवताओं 36 करोड़ देवी देवताएं बताए गए हैं। आज तो लोगों को पता भी नहीं है कि कौन कौन से, उनका नाम नहीं पता है कि कौन से इंद्र जी हैं, कौन से क्या। आज की पीढ़ी क्या उस चीज़ को बोलती चली जा रही है। तो मैं इस फील्ड की ओर अग्रसर हो रहा हूँ कि क्यों ना इस धर्म ग्रंथों को दोबारा रिन्यूअल किया जाए और एक फ्रेस्को पेंटिंग के द्वारा इसको समाज के सामने लाया जाए। क्या आप क्या ला रहे हैं? एक्सपेरिमेंट आपने पिछले दिन कुछ किया? जी जरूर वार्ता के दौरान कुछ किया? जी, मैं 400 साल पुरानी जो फ्रेस्को पेंटिंग थी उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश नहीं, मैं 85% इसमें कामयाबी हुआ। मैं वही तरीका काम में ले रहा हूँ। बस ये है कि मैं एक वाल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वाल को मैं जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता। इसलिए मैं एक लकड़ी की वाल तैयार कर रहा हूँ। वही टेक्नोलॉजी, वही पुराना तरीका जो मुझे मेरे दादाजी थे उनसे। तो उनका एक म्यूजियम तैयार होगा? जी, बड़ा एक म्यूजियम, एशिया का सबसे बड़ा। म्यूजियम को कैसे देखेंगे? जी नहीं, हर जिले में वो म्यूजियम लगेगा। लोगों को अपना संस्कृति का प्रचार होगा, लोगों को अपने संस्कार। वहाँ हर जिले में कौन जाएगा? आप जाएंगे? जी, मैंने इसके लिए बड़ी टीम बना रखी है। 70-80 लोग हैं जो मेरे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। मेरी 22 लोगों की टीम है जो हर रोज खोजबीन में, जिसे हम खोजे टीम बोलता हूँ मैं, उनका काम है वो रोज़ नई नई चीज़ों के बारे में खोज के लाते हैं।
कि कहाँ प्लस्तर गिर रहा है, कहाँ कौन सी पेंटिंग बनी हुई है, कौन सी पेंटिंग में कौन सी कमी है। यहाँ पे अगर किसी ने हमारे यहाँ एक जो हवेली है पौधारों की हवेली के पास में, उसमें 2 कुबड़ वाला ऊँट बना हुआ था। अभी तो किसी ने क्या उस पर कीचड़ मार दिया था तो वो ख़राब हो गया। लेकिन ये समझ में नहीं आया लोगों की ये 2 कुबड़ वाला ऊँट आया कहाँ से। लेकिन पहले हमारा शेखावाटी था वो व्यापारिक मंडी था, नवलगढ़ व्यापारिक मंडी था, तो अफगान में क्या 2 कुबड़ वाले ऊँट थे, तो वहाँ से लोग देखे और यहाँ पे उन्होंने बना दिया। तो वो चित्र बना दिया या कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से जुड़े हुए होंगे, व्यापार से जुड़ी भी वो जी चीज़ें होंगी निश्चित रूप से। ठीक है, जिले भर में आपकी वो टीम, तो किस तरह मैनेज करते हैं जी इस बड़ी टीम को आप? जी जैसे 80 लोग वो 20 लोग वो एक अलग टीम 120 लोग जी, इसके लिए मैंने टीम बना रखी है। मेरी पूरी टीम निर्धारित है। इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर हैं जो अलग टीम निर्धारित करते हैं, वर्कर एम्प्लॉय हैं वो वर्करों को निर्धारित करते हैं, कल्चर को जो लेके हैं। एक मैंने ऑर्गेनिक टीम बना रखी है जो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों की खोजबीन करती है। आज एक पुरानी कहावत थी बोले सत्यानाशी, वैसे तो शेखावाटी में राजस्थान में ये गाली है सत्यानाशी की। सत्यानाशी का बोझा बहुत गंदा होता है, उसकी बदबू जाती नहीं है, उससे कलर बनता है। अगर आज मेरे को 5 किलो सत्यानाशी चाहिए तो वो एक टाइम पे ही उगती है। जैसे पिछले महीने में सत्यानाशी का पेड़ उगा, अब वो खत्म हो गया, तो उसके मेरे को पत्तियाँ चाहिए। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ लेके हो कि उसको दिमक भी नहीं लगे, उसके पास कीट नहीं आए। तो उन्होंने क्या कि सत्यानाशी के पेड़ों की जो पत्तियाँ थी पीले कलर की, उनको जमा किया और मैंने उससे कलर तैयार किया। कलर की भी बड़ी प्रोसेस होती है इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि जो नेचुरलिटी लानी है, अगर आज किसी पत्ती को तोड़ेंगे तो उसकी नेचुरलिटी तो वही खत्म हो गई, लेकिन उसको दोबारा नेचुरलिटी में लाने के लिए बड़ी प्रोसेस प्रक्रिया होती है, जो मेरी टीम के साथ मैं वर्कआउट करता हूँ, जो मैं 10 साल से लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब शंकर सैनी की एक तो बड़ी कंपनी तैयार है जी। आने वाले दिनों में बिजनेसमैन के रूप में देखेंगे? जी, बिजनेसमैन देखेंगे सही, लेकिन इसके साथ में मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि मैं कल्चर को आगे लेके आऊँ, समाज में लोगों को इस दोबारा जो हमारे ग्रंथ वगैरह इनको भूल गए हैं, जो कला को भूल गए, उनको समाज के सामने रखूँ। आज 3D पेंटिंग का इतना चलन हो गया है कि अपनी जो पनियारी की पेंटिंग थी, मारवाड़ी शैली की पेंटिंग थी, शेखावाटी कल्चर की पेंटिंग थी, उनको लोग भूल गए हैं कि कहाँ से आई है। आज पोस्टर कलर यूज लेते हैं, क्यों नहीं आज दोबारा वही कलर घर पे बनाए जाए, हल्दी को पीस के बनाए जाए, खड़े पत्थर को पीस के बनाए जाए। मार्केट से कलर लेते हैं 80 रुपये का पड़ता है, वो उसी कलर को अपन घर पे बनाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दोबारा लाई जा सकती है। बहुत खूब। शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बात करें शंकर सैनी से, जानेंगे ब्रेक के बाद में उन घटनाओं का करेंगे जिक्र जिनमें ये साफ प्रदर्शित होता है कि बड़ी दिक्कत के बाद में, बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए शंकर सैनी आज जाने जाते हैं शंकर आर्टिस्ट के रूप में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी STC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है।
उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आप फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं शंकर जी आर्टिस्ट से। शंकर जी, शेखावटी की जो पेंटिंग है उनका आधार क्या रहा है? जी, शेखावटी की जो पेंटिंग बनी हुई है वो एक तो धर्म ग्रंथों पे ज़्यादा बनी हुई है। भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, शादी वगैरह की जो इनमें लीलाएँ थी, रासलीलाएँ थी कृष्ण की, राधा कृष्ण की, मद भागवत गीता से निकली। मतलब जहाँ आर्टिस्ट का दिमाग चला या जो उसके माइंड में चली या वही चीज़ बना दी। जैसे आपने भी बताया कि 2 ऊँटों वाला, हाँ, 2 कावड़ वाला ऊँट। लेकिन शेखावटी के अंदर बल्कि ग्रंथों को बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि जो जीव विज्ञान है, जीवों के संरक्षण के लिए कहीं पे मोर पक्षियों की आकृति बनी हुई है, कई तरह के पक्षी बने हुए हैं, कहीं पे फूल पत्तियों की आकृति, नेचुरलिटी चीज़ को ले, ऑर्गेनिक चीज़ को साथ लेके पशु पक्षियों के लिए मतलब सबका संरक्षण किया गया है। विशेष रूप से कौन सी पेंटिंग आपको प्रभावित की आज तक, जितनी पेंटिंगों को आपने देखा है? जी, सबसे ज़्यादा देखो धर्म ग्रंथों की जो पेंटिंग थी उनमें जैसे कि जो लीलाएँ यहाँ दिखाई गई है, दूसरी हवेली पे जो पेंटिंग उसमें भी वही लीला दिखाई गई है, लेकिन उनको बनाने का तरीका कुछ अलग ही था। हमारे शेखावटी में एक बॉर्डर बड़ा फेमस है, नीले कलर का बॉर्डर निकालते हैं यूँ, मतलब पत्तियों के आकार का, जो शेखावटी का बॉर्डर के नाम से ही फेमस है। हर पेंटिंग में बॉर्डर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फूल पत्तियाँ हैं, लेकिन मेन चीज़ें यहाँ की जो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं वो यहाँ पे उगने वाले पौधे पे ही बनाई गई है। जैसे गांजे की पत्तियाँ होती हैं, अपने यहाँ होता है, जो इसका रोएडा का पेड़ होता है, कुछ बेल होती हैं, बखरो बोलते हैं जिसे, उस पर निकाली गई है। मतलब 60-70 बॉर्डर निकाले गए ना पेंटिंगों के, उन्हीं पत्तियों पे निकाले। देखो जी, गांजे की खेती थी, पहले कलाकारों का मानना था कि ये आमदनी का भी एक जरिया था, दूसरी इसमें व्यापार होता था विदेशों में। व्यापार होने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के टाइम यहाँ पे खेती के लिए एक परमिट जारी किया गया था कि आप लोग गांजे की खेती कर सकते थे यहाँ पे। अभी तो क्या सरकार ने आम पब्लिक के लिए वैसे दूर भी रहना चाहिए क्योंकि नशा सबसे ख़राब चीज़ है, लेकिन पहले उस टाइम लोग बड़े ही मतलब वैदिक रूप से देख लेते हैं, वेद के रूप में मतलब दवा के रूप में इसका यूज़ करते थे गांजे का। तो उस टाइम लोग जो जिस चीज़ को देखते उसी चीज़ को बना देते थे। चलिए शंकर जी, हम बात कर रहे हैं कला की, और कला में खासकर वो पेंटिंग होगी जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। आपने एक बड़ा अभी सफ़र तय कर लिया है जी। आने वाले दिनों में एक नया कुछ आप करने जा रहे हैं जी। शंकर जी की टीम भी शानदार है, वो आपसे प्रेरणा ले रही है, लेकिन शंकर जी पढ़ाई में आप भी बड़े इंटेलिजेंट रहे हैं, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। तो पढ़ाई को और पेंटिंग को, इसको कैसे मैनेज किया? जी देखो, जो शौक था वो मेन टारगेट था कि समाज में कुछ नया करने का, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं उनका कहना है कि आज के समय में पढ़ाई मायने थी, लेकिन पहले मेरी शिक्षा गुरुकुल की तरह हुई है। पहले मैंने प्रैक्टिकल किया, फिर मैंने शिक्षा की है। जहाँ तक मैंने अपनी जो कला था, मेरे को था कि मेरे को कला को आगे लेके आना है, तो मैंने कला का बेस कभी नहीं छोड़ा। मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ 12 साल मैंने 12 स्कूलों से स्टडी की थी। उसके बाद में मैंने पोदार कॉलेज, जिसके प्रथम चेयरमैन गांधी जी रह चुके हैं, उससे मैंने अपनी कॉलेज पूरी की। तो आपकी प्रेरणा कौन है आपके दादाजी के अलावा? जी, दादाजी के अलावा देखो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी प्रेरणा रहा है। कौन? जी, सुनील नाम है उसका, जो मेरी प्रेरणा रहा है। क्योंकि मैं गलती भी करता तो वो मुझे कहता कि भाई लगे रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो 2009 के बाद में मैं उनसे 3-4 बार कई आर्ट स्कूलों में दिल्ली में कई बार मिला था, और मतलब उनने जो बातें कही वो आज भी मेरे मतलब दिल और जहन में जमी हुई है। निश्चित रूप से APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेरणास्पद और आपके भी, और आपने तो साबित किया है। जी जी, हम उनको सच नमन करते हैं। जी जी, बिल्कुल सच नमन करते हैं। पेंटिंग और पेंटिंग के बिहाव पर एक शहर की पहचान। जी, आप जिस शहर से आते हैं उसको पायलट शहर की अभी हाल ही में जी, शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी की पहचान पहले ही मिली हुई थी, लेकिन अब पायलट प्लान में मिलके उस पर 4 चांद लग गए शेखावटी पे। तो जिम्मेदारी भी बनती है लोगों की। जी जी, जिम्मेदारी बनती है। किस तरह वो निभाएं, क्या आप क्या बताना चाहें? देखो, पायलट प्लान घोषित हुए 4 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाना चालू कर दिया है। हम लोग हेरिटेज रैली भी निकाल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को कहें कि दीवारों पे पोस्टर वगैरह ना चिपकाएं, जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का संरक्षण करें। नगर पालिका की सहायता ले, निजी लोगों की सहायता ले, लोगों को जागरूक करें। मैंने अब तक लाखों लोगों को जागरूक किया है। कैसे? स्कूल में आर्ट गैलरी लगा के,
रैलियाँ निकाल के लोगों को जागरूक किया है, घर घर जाके भी कहा है कि मैं इस फील्ड में कोई मेरे साथ काम करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, एक तो रैली जी, एक जागरूकता और जी 8 गिरियाँ लगाई हैं मैंने नवलगढ़ के अंदर इस पेंटिंगों के लेके, इसके लोगों को जागरूक किया है, मोटिवेशन दिया कि हेरिटेज आज जो चीज़ पूर्वजों ने दी है ये दोबारा नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया इस चीज़ को लेके। हम लोगों ने रैलियाँ निकाले की दीवार पे पोस्टर नहीं चिपकाए हैं, तो उनका दोबारा उनको उतारना, लोगों को समझाया तो लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन अभी बहुत सुंदर किताबों का कलेक्शन के बारे में, आप किताबें भी अपनी तैयार की है? जी, मैं शेखावाटी पे आने वाले समय में 5-10 किताबें निकाल रहा हूँ, जो शेखावाटी का आर्किटेक्चर होगा, यहाँ की चित्रकला होगी, यहाँ का जो उस टाइम निर्माण शैली में जो औजार काम में लिए गए थे, इन औजारों पे जो था वो सब चीज़ें मैं नए रूप में एक उसी पुराने बेस पे लेके आ रहा हूँ, जो लोगों को एक बार दोबारा एक बोलते ना एक गांव, एक देश, एक बसाने के लिए जो चीज़ चाहिए थी, जो छोटे से लेके बड़े बड़े उपकरण, उन्हें दुनिया के सामने रख रहा हूँ। एक जानकारी है ये कि राजस्थान के टॉप मंत्री भी आपकी पेंटिंग से प्रभावित है, आपके नंबर भी एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं आपको आमंत्रित भी करते रहते हैं कि हमारी पेंटिंग बनाइए। जी जरूर। लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्ट आप लेकर चल रहे हैं, राजस्थान सरकार से भी मदद निश्चित रूप से अगर आप अपील करें मिल सकती है, इस दिशा में कोई प्रयास? जी, अभी तक राजस्थान सरकार से कोई अपील नहीं की है, लेकिन अभी नेक्स्ट 5 दिन से मैं पर्यटन मंत्री अपनी किशन कौर उनसे मिलना चाहूँगा और इस बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने 10 साल का ये रिसर्च प्रोजेक्ट बड़ा कठिनाई से मैंने तय किया है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी काम को चालू करते हैं सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंशियली। जो मैंने लोगों ने चंदा हुआ कि लोगों ने आर्थिक रूप से, कुछ लोग हैं जो पिछले 5 साल से बिना पैसों के मेरे साथ काम कर रहे हैं, इतिहास के लिए काम कर रहे हैं, समय के लिए काम कर रहे हैं, एक पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देखे जाएँ, इस विरासत को बचाएँ, क्योंकि एक अगर विरासत बचती है, एक कहावत है कि अगर एक कलाकार किताब लिखता है, एक राइटर किताब रखता है, तो आने वाले समय उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। कोई व्यक्ति अगर बरगद का पेड़ लगाता है तो वो सालों साल बढ़ता है, कभी मरता नहीं है। राहगीर उसके नीचे बैठता है, पूछता है ये जिसने भी लगाया बड़ा जोर का लगाया, अभी तक भी चल रहा है। एक हवेली, एक विरासत, एक निर्माण शैली, एक आर्किटेक्चर उस जगह की विरासत के बारे में, उस जगह का इतिहास बताता है कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा। बहुत सुंदर। सरकार शेखावाटी को पर्यटन शहर बनाने जा रही है, बना चुकी है। पायलट शहर की उपाधि भी नवलगढ़ शहर को दी है और फिल्म सिटी भी शेखावाटी बनता जा रहा है। लेकिन इस दिशा में एक कलाकार जो अब सरकार से अपील कर रहा है, निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं और बहुत कुछ अपना योगदान दे रही है, लेकिन फिर भी कृष्ण कौर दीपा पर्यटन मंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पूरी सरकार से एक युवा और एक आर्टिस्ट की अपील कि उस कला को और उस कलाकारों को जीवित रखने के लिए पुरजोर कोशिश की जाए, उन्हें आगे बढ़ा जाए, उन्हें संरक्षण किया जाए। और ये अपील राजस्थान टाइम्स भी शंकर आर्टिस्ट जैसे सैकड़ों आर्टिस्टों के लिए कर रही है। आप स्टूडियो में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप भी सरकार से अपने शब्दों से अपील करें। बहुत बहुत जी, मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। मैंने 10 सालों का इसमें संघर्ष काफ़ी मुश्किल से तय किया है, लेकिन अभी मैं सरकार से मदद चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को आगे लाने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे शेखावाटी का नहीं है, बल्कि राजस्थान के आने वाले समय में एशिया में सबसे बड़ी पहचान कायम करेगा। लगातार इसका काम चल रहा है, काम जारी है, लेकिन मैं सरकार से मदद चाहता हूँ इस काम में कि कहीं ना कहीं मेरा इसका सपोर्ट करे, जिससे मैं दुनिया के सामने से और भी रख रहा हूँ, उससे बेटर दुनिया के सामने इसको साबित कर सकूँ। बस सरकार से यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के साथ साथ में भामाशाह भी शंकर जैसे आर्टिस्ट को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।